गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी तक हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखा है और अवतल दर्पण के उपयोग मैंने आपको समझाए हैं। अब आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए, जहाँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन थी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन आपके पास आएंगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो जो पहली स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है जब वस्तु अनंत पर होती है। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी ध्रुव है और मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, और हमने वस्तु को रखा है अनंत पे। अब वस्तु अगर अनंत पे है तो वस्तु बहुत बड़ी होगी। अब इसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पे किस प्रकार से बनता है ये हम समझेंगे। देखिए, पहले हमने बात की थी कि जब उत्तल दर्पण पे कोई भी जो किरण होती है, प्रकाश की किरण, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो हमें ये आभास होता है कि वो परावर्तन के पश्चात, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हम सीधे कल्पना करते हैं कि परावर्तन के पश्चात, क्योंकि प्रकाश किरण जा रही है वो परावर्तित हो रही है, परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में हम बात करते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। हमारे पास जो शब्द यहाँ पे होता है वो प्रतीत होता है, शब्द रहता है कि यहाँ पे वो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये बात हम करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वस्तु अनंत पे है और एक प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तित हो रही है। दूसरी प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, अब वो परावर्तित हो रही है। पर अगर हम देखें तो ये, अगर हम दर्पण के पीछे इनको परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे अगर हम मिलाने की कोशिश करें, परावर्तित किरणों को बनाने की कोशिश करें, तो ये दोनों किरणें मिल रही हैं मुख्य फोकस पे। तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस पर और दर्पण के पीछे बनता है। पहली बात तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो किस प्रकार का होगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा मुख्य फोकस पे, वो बिल्कुल छोटे साइज का होगा, बिंदु के साइज का होगा, और जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी आप समझ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि जो ये किरणें हैं ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। तो हमें इतना तो आप ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये चीज़ें अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है और सीधा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सिर्फ एक बार की कंडीशन है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने, नहीं तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो भी हमने कंडीशन पढ़ी हैं, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। सिर्फ जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है तो तभी प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास वो है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच होती है। ये वस्तु है, अनंत है और दर्पण के ध्रुव P के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसको हम समझते हैं। देखिए, एक रेस ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर रेस जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात हमें मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस पर। और दूसरी रेस जो जारी है ये इस प्रकार से जारी है कि ये रेस वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। हमें ये आभास हो रहा है कि जो ये रेस है ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई किरण जाती है तो वो उसी मार्ग पर परावर्तित होती है, ये हमें याद है। तो अगर ये रेज इसी मार्ग पर परावर्तित होगी तो इन दोनों को जो मिलने की जगह है वो इस प्रकार से होगी। तो यानी कि हम इन दोनों में हम कल्पना कर सकते हैं कि ये रेज इस प्रकार से मुख्य फोकस से होके जा रही है और ये वाली रेज वक्रता केंद्र से होके जा रही है। दोनों जो मिल रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ये मिल रही हैं तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा।
और प्रतिबिंब कैसा होगा, एक तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के कंपेयर में देखिए प्रतिबिंब छोटा है, और दूसरा कैसा है, सीधा है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। आप इस प्रकार से अगर किरण आरेख बनाएंगे तो आसानी से आप प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि जब वस्तु अनंततः दर्पण के ध्रुव P के बीच होती है तो प्रतिबिंब ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, तो यही दो प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना हमारे पास है। इसके बाद आता है उत्तल दर्पणों का उपयोग। जैसे हमने अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ा था, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग को भी आपको समझना है, याद रखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। जो वाहन होते हैं उनमें जो साइड मिरर्स होते हैं पीछे देखने के लिए जो यूज होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। और तीसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से आपके पास उत्तल दर्पण के उपयोग हैं, इनको आप समझिए और उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है इसको समझिए और नोट कीजिए। और इसके आगे जो टॉपिक है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओके।